सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना ने किस तरह पाकिस्तान की वॉर मशीनरी को ध्वस्त कर दिया। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि किस एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया गया। जहां जहां भारतीय सेना ने लक्ष्य तय किया, वहां उसे नष्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे नया वीडियो, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने वाला वीडियो, पाकिस्तान की वॉर ब्रिगेड को तबाह करने वाला वीडियो। ये तस्वीरें देखकर दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया। ये उस ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो है जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की सेना के हौसलों को घुटनों के बल ला दिया। ये A-100 है, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, चीन में बना एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, और ये है पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल, जिन्हें भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से इंटरसेप्ट किया। इसी एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत भारतीय सेना ने चीन में बनी मिसाइलों और तुर्की में बने ड्रोन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही धराशायी कर दिया। ये भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का वो आग उगलता प्रतिरोध है जिसने पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति को इतनी घातक चोट पहुंचाई कि फिर उस झटके से उबरने का पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिला। जहां जहां भारतीय सेना ने टारगेट सेट किए थे, वहां वहां मिसाइलों ने हिट किया। रात के अंधेरे में हुए इन हमलों ने पाकिस्तान के खोखले एयर डिफेंस को दुनिया के सामने ला दिया। नूर खान एयरबेस और भोलारी एयरबेस पर हुए ये हमले इतने प्रचंड थे कि इन एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। ये ऐसे हमले थे जिन्होंने पाकिस्तान के रक्षा तंत्र का पूरा नक्शा बदल दिया। आपको बता दें, भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। इस जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ सिविलियन को टारगेट पर लिया था, बल्कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी उसके निशाने पर था। लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के चक्रव्यूह को पाकिस्तान का कोई भी हथियार भेद नहीं सका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तिलमिलाया पाकिस्तान एक बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। आम लोगों के अलावा पाकिस्तानी सेना के निशाने पर था अमृतसर में सिख आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गोल्डन टेम्पल। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सेना के मुताबिक गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की ओर से एक दो नहीं बल्कि कई लगातार हमले किए गए थे, लेकिन हर हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने साथ में यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे सिर्फ होल्ड किया गया है और इसका अभी विकराल रूप बाकी है। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा, और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। इस बीच आपको बता दें, सरहद पर हाल ही में हुई झड़प और तनाव पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज विदेश मामलों की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को जानकारी दी है। इस कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के सांसद शशि थरूर है। इस कमेटी में ओवैसी भी शामिल है। इधर आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेश भेज रहा है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि ज्यादातर पार्टियां कह रही हैं कि विदेश नीति के मामले में वो भारत सरकार के साथ है, लेकिन प्रतिनिधियों के
चयन को लेकर कुछ पार्टियों में नाराजगी भी है। हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से एक नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरीके की राजनीति है? जब तक पार्लियामेंट में आप चर्चा नहीं कराओगे एक विशेष सत्र के द्वारा, जब तक आप अपनी राजनीति नहीं बदलोगे, घर के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बदलोगे, जहरीली मानसिकता की राजनीति नहीं बदलोगे, ये इसका कुछ असर होने वाला, ऐसे डेलीगेशन का कुछ असर नहीं होने वाला। I said that they cannot decide the name. The party will decide the name. We are totally with the central government regarding external affairs policy, and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। प्रधानमंत्री जी को एक फोन उठाना था। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, इंक्लूडिंग एलओपी, इतनी रस्साकसी नहीं होती। ये गुडविल मिशन जा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में, और जो मैंने पहले कहा, मैं दोहरा रहा हूं, इसकी बनावट में अगर इतनी कसमकश हो रही है तो ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि एक विशाल हृदय दिखाते हुए शुरू में ही इसकी परिपाटी अलग कर दे। ये दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि आज तक जो भी आतंकवादी हमले पूरी दुनिया भर में हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके तार पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने उन्हीं टेरर कैंप्स को ध्वस्त कर कर जो काम किया है, वो सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सेफर जगह बनाने की कोशिश की है। यही मैसेज हम देश के अपना देश का लेकर जाएंगे, और हम सारे, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इस समय पर अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल को एक्सपोज करने के लिए खड़ा है। जिस तरह से भारत को क्षति पहुंची है पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से, वो तमाम विषयों को लेके और विद प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएं, दुनिया को बताएं कि किस तरीके से ये आतंकी स्टेट हो गया है, एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट बन गया है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपने बयान पर सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को पहले क्या बता दिया था। साथ ही सीज फायर को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा है। पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और यह पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। सिंदूर पर सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश के भीतर पाकिस्तानी एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। हरियाणा की हिसार पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया है। ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी एहसान उर रहमान के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग एप्स हैं उसके जरिए जानकारी पहुंचाती थी, और कई बार ज्योति स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान भी गई। पुलिस के मुताबिक उसने संवेदनशील जानकारी शेयर करने की बात भी स्वीकार कर ली है। आपको बता दें, ये गिरफ्तारी एक बड़े अभियान का हिस्सा है जिसके तहत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से कम अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज पंजाब के गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करमबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पंजाब से ही गजाला और यामीन मोहम्मद को, और साथ ही साथ पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया है।
इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा से नौमान इलाही, देवेंद्र सिंह और अरमान को भी गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश से शहजाद नाम के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आईएसआई के लिए काम करने का गंभीर आरोप है। इस पूरे मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो ये है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ऑफलाइन कारोबार में जहां देश भर में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट की मुहिम तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही है। अमेज़न से लेकर ट्रैवल पोर्टल्स तक बहिष्कृत प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बिक्री जारी है। न सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री प्रोडक्ट्स की जा रही है, बल्कि तुर्की के फ्लैग्स भी बेचे जा रहे हैं। और जिन पोर्टल्स ने बॉयकॉट की घोषणा की है, वहां पर भी बुकिंग की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं क्या जानकारी है, बॉयकॉट की तस्वीर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कैसे दिख रही है? जी, ऑफलाइन स्पेस में तो अधिकतर रिटेलर्स, ट्रेडर्स ने तुर्की के प्रोडक्ट्स का पूरा बाइकआउट किया है, लेकिन जब आप ऑनलाइन स्पेस में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहां आपको अभी भी न सिर्फ तुर्की के प्रोडक्ट्स मिलेंगी बल्कि उनके फ्लैग भी मिलेंगे। अगर आप Amazon.com पे जाएंगे तो अभी आपको तुर्की के कई तरह के फ्लैग्स वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। फ्रिज मैग्नेट मिलेगा, सोवेनियर्स मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, जहां तुर्की का जो फ्लैग है वो डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो फिलहाल तमाम ऑनलाइन पोर्टल से बाहर हो चुका है जब सरकार ने इंटरवीन किया उसके बाद, लेकिन तुर्की के फ्लैग अभी भी बिक रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुर्की के कई सारे प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं। अमेज़ॉन पे अगर आप जाएंगे तो ट्रेंडियोल, एलसी, वाइकिकी, इसके अलावा कोटॉन, ये कुछ फैशन ब्रांड्स हैं तुर्की के जो कि अभी भी आपको अमेज़ॉन पे मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैवल को लेकर कई सारे पोर्टल्स ने बाइकआउट की घोषणा की थी, ईज माई ट्रिप ने, मेक माई ट्रिप ने, लेकिन जब आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे सिर्फ एक एडवाइजरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वह एडवाइजरी आपको कहती है कि आप वहाँ इन देशों में जाने से बचें, लेकिन आप यहाँ पे अभी भी यहाँ के होटल्स की लिस्टिंग है। इसके अलावा आप सीधे बुकिंग भी करा सकते हैं टिकट की। ये हम जब हमने बुकिंग कराने की कोशिश तो सीधे पेमेंट ऑप्शन तक हम पहुँच गए, यानी कि बुकिंग पूरी जारी है। जो होटल की बुकिंग हो या फ्लाइट की बुकिंग हो, तो हाफ हार्टेड अप्रोच लग रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल्स हों या फिर जो ट्रैवल पोर्टल्स हैं वहाँ पे। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। जल्द ही आपके वाईफाई की स्पीड और रेंज दोनों ही बढ़ जाएंगी। सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड सभी के इस्तेमाल के लिए खोलने का ड्राफ्ट जारी किया है। इससे क्या फायदा होगा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। अभी आप अपने घर में वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को भी डी लाइसेंस करने का फैसला किया है। इससे क्या होगा, जो आपका वाईफाई है उसकी रेंज बढ़ जाएगी, उसके अंदर इंटरफेरेंस आनी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल AI, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज, VR गेम्स, AR गेम्स, इन सब के लिए होता है। सोनी प्ले स्टेशन का इंतजार, अभी प्रो का इंतजार अभी भी भारत के अंदर था, क्योंकि इसको वो जो 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है उसको इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं थी। तो अब सरकार ने इसको डी लाइसेंस करने का फैसला लिया, इसके लिए एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया और बहुत जल्दी सरकार इसको फाइनल नोटिफिकेशन भी कर देगी, जिसका फ़ायदा जो ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको होगा और उसके साथ साथ जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती हैं कंपनियां, उसको भी इसका फ़ायदा होगा और उपभोक्ता भी इसके साथ साथ फायदे में ही रहेगा। चलिए अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 271 पॉइंट गिरा तो वही निफ्टी 74 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी दिखाई दी। मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का आउटलुक और साथ ही साथ कहां पर तेजी और कहां प्रेशर दिखाई दिया।
तो डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। अर्ली ट्रेड की बात करी जाए तो वहां पे निफ्टी ने 25,000 के लिए जो लेवल है उसको क्रॉस कर लिया था। आइए बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। बजाज ऑटो शानदार परफॉर्मेंस यहां पे देखने को मिला, 4.5% का इजाफा आज के ट्रेड में। वहीं अगर बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो 2% की बढ़त यहां पे भी देखने को मिली, पावर ग्रिड 1.5% और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस में भी करीब 1% का अपसाइड आज के सत्र में देखा गया। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो टाटा कंज्यूमर करीबन 2% की यहां पे गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस, इटर्नल यानी कि जोमैटो और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी 3% का डाउनसाइड देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम पूरे ही आईटी पैक में देखें तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया था अर्ली ट्रेड से ही। अब मिड कैप के बढ़ने की बात करी जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छे गेन्स देखने को मिले, करीब 4% के। एस्ट्रल में 4.5% की तेजी, सुप्रीम इंडस्ट्री और आरवीएनएल भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुई। यहां पे केवल आरवीएनएल ही नहीं है बल्कि बाकी के अगर आप रेलवे स्टॉक की तरफ भी नजर डालेंगे तो वहां पे भी जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव साइड में ही था। लूजिंग पॉकेट में प्रीमियम एनर्जीज यहां पे न्यूज फ्लो के चलते यहां पे एक प्रेशर देखने को मिला। पीबी फिनटेक यहां पे 4% का दबाव था, जीएमआर एयरपोर्ट्स 4% और वोडाफोन आइडिया ये भी खबरों के लिहाज से आज यहां पे इतना ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो इमर्जिंग मार्केट पर जेपी मॉर्गन बुलिश नजर आ रहा है, उसने इमर्जिंग मार्केट की रेटिंग भी बढ़ा दी है। वहीं भारत को लेकर जेपी मॉर्गन का कहना है कि टैरिफ वॉर 2.0 के चलते भारत सेफ हेवन के तौर पर उभरेगा। ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं यतिन मोता। जेपी मॉर्गन ने कुछ दिनों पहले ही अंडरवेट से न्यूट्रल किया था अपना स्टांस इमर्जिंग मार्केट्स पे, अब वो ओवरवेट हो गए हैं। इमर्जिंग मार्केट्स को लेके जेपी मॉर्गन का व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है और उसमें भी भारतीय मार्केट्स चाइना के अलावा इनको पसंद है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर के मुकाबले अगर हम देखें तो उसके इन्वर्सली यानी जब डॉलर कमज़ोर होता है तब इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ आउट परफॉर्म करती हैं। और इसके अलावा जो ट्रेड वॉर्स की अनसर्टनिटी है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो भी अब बादल छट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेपी मॉर्गन को लगता है कि रिस्क से ज़्यादा रिवॉर्ड बेहतर है और इसीलिए वो ये जो ब्याज दरों की गिरावट वाला मामला है, चाहे वो आरबीआई की तरफ से हो चाहे वो फेडरल रिजर्व की तरफ से हो, ये शायद भारतीय बाजारों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन का भारत पे व्यू ऐसा है कि टैरिफ वॉर में सबसे सेफ जो कंट्री है वो है इंडिया और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड वॉर 2.0 है उसमें शायद भारत को प्रेफरेंस मिले ट्रेड डील करने के लिए बहुत सारे नेशंस के साथ इंक्लूडिंग यूएस। इसके अलावा रेट कट, रूरल डिमांड और जो टैक्स कट पिछले साल हुआ है उसका फ़ायदा इस वित्त वर्ष में और इस कैलेंडर ईयर में आपको देखने को मिलेगा। और इनकी जो कवरेज बास्केट है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। भारतीय जीडीपी पे वो काफ़ी बुलिश हैं क्योंकि जो सामान्य मॉनसून और कमोडिटी के दाम गिर रहे हैं उसकी नरमी के चलते शायद आपको FY26 के अर्निंग्स में एक जंप मिले और शायद इसीलिए भारत उनके एक प्रेफर्ड लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, एजीआर बकाया से जुड़ी जो अर्जी है वो खारिज कर दी है टेलीकॉम कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी जानकारी क्या है? एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टेलीकॉम कंपनियों को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर के इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ़ करने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि ये उसके सर्वाइवल का इशू है, खासतौर पर कि उससे हज़ारों कर्मचारी जुड़े हुए हैं, कंपनी के 20 करोड़ सब्सक्राइबर इससे जुड़े हुए हैं। अगर कंपनी की जो एबिलिटी है वो 2026 से ज़्यादा सर्वाइव करने की नहीं है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस पर राहत दी जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एयरटेल है, भारतीय एक्साकॉम है और टाटा टेली है, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी ही याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से शॉकिंग है, ये पूरी तरह से मिसकंसीव्ड है। अगर सरकार की इसमें 49% की हिस्सेदारी है तो आप सरकार के पास जाइए और वहाँ से राहत की मांग करिए। ये भी बता दूँ कि इससे पहले दूरसंचार विभाग ने कंपनी के जो राहत देने के जो प्लान था उसके ऊपर मांग रखी थी तो दूरसंचार विभाग ने इसके ऊपर से इनकार कर दिया था। तो अब कंपनियों को एजीआर की रकम चुकानी पड़ेगी। कंपनियों की जो एजीआर की पहली किस्त है वो 31 मार्च 2026 पर ड्यू हो रही है, तो कंपनियों को यह रकम अब सरकार को देनी होगी। शुक्रिया असीम इस पूरे अपडेट के लिए।
कोल इंडिया BCCL और CMPDIL की लिस्टिंग की तैयारी में है। साथ ही कंपनी 17,000 करोड़ का कैपेक्स टारगेट लेकर चल रही है। इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन जैसे मुद्दों पर कंपनी से खास बातचीत की है हमने। देखिए खास बातचीत कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर देबश्रीत नंदा के साथ। कैपेक्स का जो टारगेट था इट इज़ अराउंड 17,000 करोड़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड ये सारे हमारे FMC प्रोजेक्ट है, BD प्रोजेक्ट्स है, न्यू माइनिंग जो खोल रहे हैं उसमें हैं। सो ये सारे में हम लोग का ये 17,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड। ऑलराइट सर, CIL अगर हम कोल गैसिफिकेशन की बात करें तो क्या कुछ उसको लेकर प्लान है, बताएं। कोल गैसिफिकेशन में हम लोग अभी 3 प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो MCL में चल रहा है, जिससे कोल से अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। उसमें हम लोग BHEL का साथ वो प्रोजेक्ट में है। सेकंड प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं ECL में, जहां गेल का साथ कर रहे हैं। वहां पे भी जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म हो गया है, वहां पे सिंथेटिक नेचुरल गैस बनेंगे। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा WCL में है, जिसके लिए हम BPC का साथ MOU साइन किए हैं एंड अभी हम लोग इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग PMC। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले 5 सालों में जॉब मार्केट पूरी तरह से बदल जाएगा। तो कौन से होंगे? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी। तो ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं संवाददाता सर्वेश दुबे। संभल जामा मस्जिद के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बेहद अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल डिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ साथ कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को जो अंतरिम आदेश से सर्वे पर रोक लगाई थी उसे भी हटा लिया है, यानी कि अब सर्वे का रास्ता साफ हो गया है और यह एक तरह से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है यह फैसला। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी विकल्प है, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि वो इसका अध्ययन करेंगे फैसले का, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हिंदू पक्ष भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो कैविएट दाखिल करने की सुप्रीम कोर्ट में तैयारी कर रहा है, ताकि जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो तो उनके पक्ष को भी सुना जाए। तो इस तरह से इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को यहाँ पर सुना और खासतौर पर चूंकि ये जामा मस्जिद ASI संरक्षित इमारत है, ASI के पक्ष को सुना गया, उसका भी हलफनामा लिया गया और 13 मई को इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। और आज जब ये फैसला आया है तो मुस्लिम पक्ष को इस फैसले से तगड़ा झटका लगा है। तो भयंकर गर्मी से तप रहे भारत के ज्यादातर राज्यों को मानसून का इंतजार है। इसी बीच मानसून को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है। इस बार सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। IMD ने मानसून को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जी हाँ, मॉनसून की तरफ से काफ़ी अच्छी खबर है और ये काफ़ी तेज़ी से प्रगति भी कर रहा है। बे ऑफ बंगाल के ज़्यादा से ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वो हमने कवर होते हुए देखे हैं। समय से पहले अंडमान और निकोबार में यहाँ पर मॉनसून का ऑनसेट होता हुआ नज़र आया है और जिस तरह की स्थिति अब बन रही है, हम श्रीलंका में भी समय से 1 हफ्ता पहले हमने यहाँ पर मॉनसून को आता हुआ देखा है। पहले ही IMD ने कहा था कि इस बार मॉनसून जल्दी आएगा। जो यूजुअल डेट होती है वो 1 जून है। 27 मई की बात यहाँ पर IMD ने की थी, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में ये जताया जा रहा है कि 24 मई को केरला में यहाँ पर मॉनसून का ऑनसेट देखने को मिल सकता है। और जिस तरह की प्रगति होती हुई नज़र आ रही है, ये भी सुनने को मिला है महाराष्ट्र में IMD के जो प्रवक्ता हैं उनसे कि यूजुअली मॉनसून मुंबई में यहाँ पर 11 जून को ऑनसेट दिखाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर भी समय से पहले हम ऑनसेट आता हुआ देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफ़ी जगह पर हमने प्री मॉनसून शावर्स आते हुए देखे हैं और वो क्रॉस कंट्री हैं। और अब ये माना जा रहा है कि 18 से यानी कि कल से 19 मई से 24 मई तक यहाँ पर प्री मॉनसून शावर की जो फोरकास्ट है या फिर जो तीव्र गति है वो यहाँ पर और बढ़ती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये भी है कि इस हफ्ते में यहाँ पर ज़्यादा बारिश बताई जा रही है मुंबई में, महाराष्ट्र के काफ़ी इलाकों में जैसे कि नासिक है, जलगांव है, औरंगाबाद है, बीड है, इन इलाकों
इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ज़्यादा बारिश की उम्मीद यहाँ पर सदर्न इंडिया की जो स्टेट्स हैं जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर भी भारी बारिश की बात इस हफ्ते के लिए यहाँ पर की गई है। तो क्लियरली मानसून की प्रगति अच्छी खासी है। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि स्काईमेट और IMD दोनों ने कहा है कि इस बार मानसून नॉर्मल या अबव नॉर्मल यानी कि 105% ऑफ LPA भी रह सकता है, जो कि अच्छी खबर है मार्केट्स के लिए, इन्फ्लेशन के लिहाज से, फार्मिंग के लिहाज से भी, और उसको काफ़ी पॉजिटिवली देखा भी जा रहा है और जिस तरह की प्रगति है वो ऑफ कोर्स काफ़ी स्ट्रांग है। अब खबर गुजरात से, जहां बिन मौसम बारिश की वजह से किसान अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर हो गए हैं। खासतौर पर प्याज के दाम कितने कम हुए हैं और रिटेल मार्केट में क्या हाल है, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। सौराष्ट्र इलाके में बिन मौसम बारिश होने से किसानों की प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। इस वक्त खेत से प्याज को निकालकर मार्केट में बेचने का समय है, लेकिन बारिश होने से प्याज के किसानों की क्या दशा हुई है और रिटेल मार्केट में क्या हाल है, वो सुनिए। सब्जी खरीदी और थोड़ा भाव भी ज्यादा है। प्याज का भाव तो 30-40 रुपया हो गया, तो पूरा बजट कम हो जाता है। हमारा सोचना पड़ता है कि क्या खरीदे या क्या न खरीदे। बारिश हुई, वो बारिश किसानों के लिए आफत बन के आई है। इसके साथ जो व्हाइट प्याज है वो 150 रुपया 20 किलो बिकता था, अभी बारिश से बिकने के बाद ये 30 रुपया से 60 रुपया 20 किलो कोई लेने वाला नहीं है। खेतों में भी काफी प्याज पड़ा है, वो उठ नहीं सकता है, कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए किसानों को बहुत ही नुकसान गया है। थोक बाजार में 15 दिन पहले के मुकाबले प्याज की कीमत 40 से 60% तक गिर गई है, फिर भी कोई लेने वाला नहीं है, जबकि रिटेल मार्केट में दाम कम नहीं हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात बहुत बड़े प्याज उत्पादक हैं जो पूरे देश को सप्लाई करते हैं। किसानों को डर है कि आगे भी बारिश आ गई तो होलसेल में दाम यहाँ से भी कम हो सकते हैं। मार्केट में खेडूतों ने रश कर दिए अपनी फसल लाकर, इस हिसाब से बाजार रोज थोड़ी थोड़ी गिरती जा रही है और अगर मार्केट में इतनी आवकें चालू रही कंटिन्यूस तो बाजार रोज थोड़ी थोड़ी डाउन जा सकती है, क्योंकि जो लेने वाले हैं उनकी डिमांड से ज्यादा मार्केट में आवक हो रही है खेडूतों की। 90% किसान अपनी प्याज की फसल का संग्रह नहीं कर पाता, लिहाजा रिटेल में ज्यादा दाम होने के बावजूद उनको फसल कौड़ियों के दाम बेचनी पड़ती है। ये हर बार की कहानी है। दाम जब गिर जाते हैं तब भी रिटेल में जब ग्राहक प्याज लेने जाता है तो कई गुना दाम उनको चुकाने पड़ते हैं। सरकार को इस बात पर भी फोकस करना चाहिए। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।